इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी, कहीं डिनाई थोड़ी किया है। ये अपोजिशन तो गलत प्रोपेगेंडा करती रहती हैं कि हर जगह पर कच्चे मकान छोड़िए पक्के मकान बन जाएंगे, पर आज भी नौशहरा के या पुंछ राजौरी के भद्रवाह डोडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के पास पक्के मकान नहीं हैं। हमारी आज की ही खबर है जो कुलदीप जी ने लगाई है नौशहरा से, उनके भी आज तक घर पक्के नहीं हुए हैं। मतलब अभी तक वो जो मिशन 2022 का लेके चले थे वो भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ऐसे अपोजिशन तो गलत प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। पर लंबेड़ी गांव के ऐसे कई घर हैं जो आज भी चूल्हे पर ही रोटी बना रहे हैं। अपोजिशन की चाल होती है, जगह जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं, पीएम हैं, इसीलिए एमएलए चुन के जाते हैं। जो आपके इस समय यूटी अध्यक्ष हैं यानी कि रविंद्र रैना जी, उनका खुद का गांव लंबेड़ी पड़ता है। आपने कहा कि लोग आज उज्ज्वला योजना का फायदा उठा रहे हैं, पर लंबेड़ी गांव के ऐसे कई घर हैं जो आज भी चूल्हे पर ही रोटी बना रहे हैं। क्या इसका मतलब ये माने कि जो पहले एमएलएज यहाँ के रहे हैं वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुए हैं? आज तक उज्ज्वला योजना का जो फायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, यानी कि बजट वहां से तो आ रहा है, यहाँ तक पहुंच पा रहा है, वहां तक लोगों के पास पहुंच पा रहा है। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये अपोजिशन की चाल होती है। 2022 ये एक ऐसा साल है जिसे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हर एक जो मिशन रखा गया था इस सरकार द्वारा कि 2022 में जाके ही कंप्लीट होगा। चाहे लोगों के घर बनने हों, अच्छे से बंकर्स बनने हों, अच्छे अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर हटाकर एम्प्लॉयमेंट लोगों तक पहुंचाना हो, या फिर जितने भी अच्छे दिन के एक्चुअली सपने दिखाए गए थे उसका जो मिशन रखा गया था वो 2022 ही रखा गया था। और सबसे बड़ा वेट यही हो रहा था कि 2022 में क्या बुलेट ट्रेन भी चलेगी, और इसी बजट के तहत ही ये चीज़ें सामने आनी थी। तो आखिरकार जिस चीज़ का वेट हो रहा था बजट सामने आ चुका है। कई लोग इसको अभी तक समझ चुके होंगे, कई लोग समझ रहे होंगे, कई लोग ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार भैया अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर कम हुआ कि बढ़ा, रोज़गार आए या नहीं आए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लोग वेट करते हैं वो ये कि भैया हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने पैसे लाए गए हैं, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए। तो आपको ये बता दें, स्पोर्ट्स के लिए इस बार अच्छे दिन आए हैं, एजुकेशन के लिए ठीक ठाक दिन आए हैं। वहीं अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके बुरे दिन ज़रूर आए हैं, क्योंकि उसका बजट जो है वो कम ज़रूर हुआ है। अब किस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि बीजेपी का ही ये बजट निकल के सामने आया है। इस समय श्याम जी मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं किस तरीके से वो देखते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत। सर किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, क्योंकि ये बजट जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे के लोगों के लिए अच्छा बजट आया, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए अच्छा बजट आया, वहीं मिडिल क्लास के लिए जिस तरीके से कहा जाना चाहिए था उस तरीके का आया नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए रति जी, पहले तो मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा बजट जो है पेश किया है। सबसे पहले तो 2 साल 20 में भी और 21 में भी देश के अंदर जो महामारी रही, बहुत सारी महामारी रही। सबसे पहले अहम जो काम था वो था कि मानव शरीर को बचाना, क्योंकि विदेशों में देखो, आप फॉरेन में देखो, जहाँ छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं, कितना नुकसान हो गया उनका, बहुत सारा नुकसान हुआ है। और हमारा देश देखिए 150 करोड़ से ऊपर आबादी वाला देश है, और इसको बचाना ये एक बहुत महान शक्ति का काम था, और उन्होंने ये काम किया। फिर भी इस क्राइसिस से देश को निकालते हुए इतना अच्छा बजट पेश करना, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। आज हमारा नौजवान जो है वो नशे की ओर जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, होम मिनिस्टर, जितने भी हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब हैं,
इनकी रेख देख में, प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ऐसा बजट पेश किया गया कि खेलों की तरफ बहुत सारा पैसा लगाया गया कि नौजवान जो है वो खेलों की तरफ रहें, इनका जो ध्यान है नशे से उठे और इस काम के लिए ये लग जाएं। सबसे पहला उनका अहम रोल ये था कि हमारा देश जो है, जिस तरह हम इतनी मेहनत करके देश को आगे ले जा रहे हैं, तो पड़ोसी देशों का ये कोशिश रहती है कि इनका नौजवान जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाए ड्रग्स के थ्रू या और भी किसी तरीके से। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी से मिलके तो स्पोर्ट्स को बहुत सारा पैसा दिया कि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और नशे से वो छुटकारा पाएँ। दूसरा, जितना हमारा वाइडर एरिया है, जितनी गरीबी रेखा में लोग जो झोपड़पट्टी में रह रहे थे, उनके लिए जो बजट था बहुत सारा रखा गया कि उनको कम से कम पक्के मकान तो मिल जाए, उनके ये तो महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें पक्के मकान मिल रहे हैं। आज से 70 साल पहले जो लोग सरकार में थे, क्या उनके मन में बिल्कुल नहीं आया? क्या उन्होंने 70 साल बजट नहीं पेश किए कि हम देखें जो गरीब आदमी है उसको भी सुख सुविधा जो है मिलनी चाहिए? किसी ने नहीं आज तक सोचा। वो अगर किसी ने विचार किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, हमारे जो लीडर साहब हैं ना उन्होंने किया है। फिर उसके बाद तीसरा, हेल्थ को बहुत पैसा दिया गया है। पिछले बजट में आप देखा होगा कि बहुत सारा पैसा जो था वो हेल्थ को दिया गया। जब हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा था, जो कमियाँ रहती थी वो अभी बजट में डाली गई, तो वो कमी इस साल पूरी हो जाएगी। क्योंकि हर साल बजट में चाहे रोड्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे हमारे ये खेलें हो, इनको ध्यान दिया जाता है, सारा पैसा दिया जाता है। अभी आप देख लीजिए कि 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। रिंग रोड बने हैं आपके, फ्लाईओवर बने हैं आपके, कितने टनल बने हैं आपके, नाचरी से चिनारी से नाचरी, फिर बनाल से काजी कुंड, फिर अभी जुजीला पास से करगिल के लिए जो टनल बन रहा है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। मनाली वाला, सुध महादेव से डोडा वाला 6 लेन किए जा रहे हैं। अभी विजयपुर से लेके तो एयरपोर्ट तक 6 लेन किया जा रहा है, कहीं फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। तो इतना सारा पैसा जो है, इतने क्राइसिस से भी निकाल के प्रधानमंत्री जी ने हर काम को उजागर किया है, हर एक इंसान की सुविधा के लिए काम किया है, हर एक ट्रेड में। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर कहीं स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी, कहीं डिनाई थोड़ी किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से आपने लास्ट में बात लाई, मेरा वही क्वेश्चन आगे रहने वाला है, क्योंकि इस समय कोविड का दर चल रहा था, कई लोगों ने अपनी जॉब खोई है, कई लोग परेशान हुए हैं, पर टैक्स तो है, टैक्स तो भरना ही है। टैक्स इस बार उस तरीके के जब पैसे ही कमाए नहीं गए पर टैक्स उतना ही भरना है, किस तरीके से राहत क्या इसमें नहीं मिलनी चाहिए थी ताकि लोगों को उस चीज़ से जो मेंटल ट्रॉमा है उससे बाहर निकाला जा सके? देखिए, ऐसे है कि बिल्कुल उनके ध्यान में एक एक चीज़ है। अगर इनकम कम हुई है तो कम इनकम पे ही टैक्स भरा जाना है। अगर दुकानें 6 महीने बंद रही, वो 6 महीने दुकानें बंद ही दिखानी है, वो तो नहीं दिखाएंगे ना हमने रोज़गार किया है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट पे होता है। अगर पिछले साल जो प्रॉफिट आया उसका टैक्स भरा, और सरकार ने टाइम भी दिया, और सरकार ने अभी आपको मालूम है व्यापारियों के लिए कितनी एक सुख सुविधा लाई है कि कहीं भी कोई अगर रिटर्न में गलती हो जाती है, कटिंग हो जाती है,
कोई इस तरह का, पहले क्या होता था कि पेनल्टियाँ पड़ती थी, अभी 2 साल का समय दिया गया है। भाई आप कोई भी गलती है उसको 2 साल से पहले पहले आप करेक्शन करके दोबारा रिटर्न दे सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा। ये चीज़ पहले भी बोली गई थी कि आप अभी जो अपनी ईएमआई है मत दीजिए, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट उन लोगों को, जिन लोग पेनल्टी मतलब जो लोग अपनी ईएमआई दे नहीं पाए थे, उनको पेनल्टी लगी थी। क्या इस बार भी ऐसा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो आम जनता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसे है कि जैसे पिछले जुलाई अगस्त में टर्नें बननी थी, उसका टाइम जो है अभी मार्च तक दिया गया। सरकार हालात को देख के टाइम बढ़ाती है। जो टाइम बढ़ा के भी 6 महीने दिया गया, अगर उस टाइम लिमिट में पैसा कोई नहीं जमा कराता है, अगर मैं नहीं जमा कराता हूँ, वो तो मेरी गलती है। मगर ये जो रिलैक्सेशन दी गई है अभी, ये रिलैक्सेशन इसलिए दी गई है कि मैं रिटर्न भरता हूँ आज, कहीं मेरे से गलत रिटर्न चली गई, मेरे को टाइम दिया गया कि 2 साल के अंदर अंदर उसको करेक्शन करके दोबारा मैं दे सकता हूँ, उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर मेरा टैक्स मैंने भरना था सितंबर तक, तो मैं सितंबर में नहीं भरता हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चला जाता हूँ, उसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है। जो उसके लिए कानून प्रावधान बना हुआ है उस पर तो सरकार पेनल्टी लगाएगी। मगर जो सरकार की रूलिंग के मुताबिक जब टाइम बढ़ा दिया उन्होंने 6 महीने 8 महीने, तो फिर भी उसके अंदर अगर कोई टैक्स नहीं जमा कराता है, फिर वो कसूरवार है। आपने कहा कि ऐसे कई जगहें हैं जहां पर लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, और 2022 में कहीं ना कहीं इस सरकार का वादा भी था कि हर जगह पर कच्चे मकान छोड़िए पक्के मकान बन जाएंगे। पर आज भी नौशहरा के या पुंछ राजौरी के भद्रवाह डोडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के पास पक्के मकान नहीं हैं। हमारी आज की ही खबर है, जो कुलदीप जी ने लगाई है नौशहरा से, उनके भी आज तक घर पक्के नहीं हुए हैं। मतलब अभी तक वो जो मिशन 2022 का लेके चले थे वो भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए ऐसे अपोजिशन तो गलत प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। मैं पिछले साल नौशहरा के बॉर्डर एरिया में गया हुआ था और घर घर में भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा हुआ था और लोग इतने खुश थे। लोगों ने हमें ये कहा कि धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमें पक्के मकान बना के दिए हैं, पक्के बंकर बना के दिए हैं और घर घर में सिलेंडर दिया है। आज तक किसी सरकार ने जैसा किया। लोग कहते थे कि हम जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, वहाँ पे कोई तो कोई जानवर हमें हमला करता था हमारे पे, तो घर का कोई तो कोई आदमी इंजर्ड हो जाता था। उस चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है। उस अपना भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगल है उनको भी बचाया है, क्योंकि लोगों को हर महीने सिलेंडर मिल रहा है, फ्री मुहैया राशन करवाया जा रहा है, घर घर पक्के मकान हुए हैं, बंकर पक्के हुए हैं। इसीलिए इस साल बजट में बहुत सारी राशि जो है वो फिर रखी गई है कि जो लोग रह गए हैं उन लोगों के पक्के मकान जो हैं वो इस बजट में हर हालत में बनेंगे। क्योंकि डीडीसी की इलेक्शन जो है इसीलिए करवाई गई, सरपंचों की इलेक्शन इसलिए करवाई गई, हर आदमी अपने एरिया की रिपोर्ट देगा कि वहाँ पे 10 घर रह गए हैं, उस जगह फलां जगह में 2 घर रह गए हैं, पुंछ के अंदर 4 घर रह गए हैं, या कठुआ के अंदर 2 घर रह गए हैं, या किश्तवाड़ के अंदर जहाँ जहाँ रह गए हैं। उन लोगों का यही काम है कि वो बताएंगे कहाँ कहाँ कितने घर रहते हैं जो पक्के नहीं हुए हैं, तो उनके घर पक्के होंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है। ये अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं, पीएम हैं, इसीलिए एमएलए चुन के जाते हैं। जो आपके इस समय यूटी अध्यक्ष हैं यानी कि रविंद्र रैना जी, उनका खुद का गांव लंबेड़ी पड़ता है। आपने कहा कि लोग आज उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर लंबेड़ी गांव के ऐसे कई घर हैं जो आज भी चूल्हे पर ही रोटी बना रहे हैं। क्या इसका मतलब ये माने कि जो पहले एमएलएज यहाँ के रहे हैं वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुए हैं? आज तक उज्ज्वला योजना का जो फ़ायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, यानी कि बजट वहाँ से तो आ रहा है, यहाँ तक पहुँच पा रहा है, वहाँ तक लोगों के पास पहुँच पा रहा है? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये अपोजिशन की चाल होती है। अगर रविंद्र रैना जी टंगदार ऊड़ी
वहाँ तक जा सकते हैं, तो क्या लंबेड़ी में यहाँ वो रहते हैं, क्या वहाँ के लोग सुख सुविधा नहीं ले सकते हैं? ये अपोजिशन की चाल है, अपोजिशन के गलत प्रोपेगेंडे हैं। ये भारतीय जनता, मैं नहीं मानता हूँ कि लंबेड़ी के अंदर कोई ऐसा घर नहीं हो जिसको सिलेंडर नहीं मिला हो। मेरे को सिलेंडर मिल जाता है, मैं उस पर गैस खाना नहीं बनाता हूँ, फिर चूल्हे पर बनाता हूँ, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? सिलेंडर हर घर घर में मिला है। पक्के मकान बने हैं, जो रह गए हैं वो इस साल बन जाएंगे, फिर कहीं छूट जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर बजट में। क्योंकि अगर ये 2 साल महामारी नहीं होती, हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को, जैसे कहते थे कि एक सोने की चिड़िया है, ये वो बना देते। मगर इस महामारी ने काफ़ी देश को धक्का दिया है। महामारी की बात करें या यहाँ के जो एमएलएज रहे हैं उनकी बात भी करें, कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके उस सोने की चिड़िया वाले आइडिया को पूरा नहीं करवा पाए हैं जो यहाँ के हमारे एमएलएज रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि हमारे अगर एमएलए इस तरह के होते तो हमारी रिंग रोड नहीं बनती, हमारी रिंग रोड नहीं बनती। अगर हमारे एमएलए इस तरह के होते तो फ्लाईओवर नहीं बनता। अगर हमारे एमएलए इस तरह के होते सुद्धमहादेव 4 लेन नहीं बनती। अगर हमारे इस तरह के एमएलए होते टनल नहीं लिखता। यहाँ के जितने एमएलए हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की है जिसका अंदाज़ा नहीं है। एमपी हैं, जुगल किशोर जी हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, बहुत सारा काम करवा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बनी? अभी आप देखिए कि मेट्रो का काम जो है उसकी डीपीआर जो है बड़ी जल्दी कंप्लीट होने जा रही है। जैसे डीपीआर कंप्लीट होती है उसका काम बड़ी स्पीड से लगेगा और बहुत जल्दी लोगों को मेट्रो दी जाएगी। उसके बाद फ्लाईओवर जहाँ जहाँ बनने हैं, आप आज देखिए कि कैनाल रोड से लेके तो मुट्ठी तक जो फ्लाईओवर जा रहा है, कितनी स्पीड में दिन रात काम हो रहा है। और अखनूर तक जो रोड बन रही है, डे एंड नाइट काम हो रहा है, कितनी स्पीड में बन रही है। और हमारा रेलवे का जो प्रोजेक्ट है पुंछ तक जा रहा है, वो भी बड़ी जल्दी डीपीआर कंप्लीट होने वाली है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो लोगों को यही सुख सुविधा चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स अच्छा होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी सबको दे रहे हैं। और सबसे पहले जो महामारी से है उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी इस तरह का वायरस जो है वो नहीं आना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो। अगर कोई वायरस आने वाला होता है उसका तोड़ पहले निकाला जाता है। कितनी जल्दी कोरोना काल के लिए मेडिसिन बनी, इंजेक्शन बने, टीकाकरण हुआ और देश को कहीं फिर नई राह पे, नई रास्ते दिखाए, नई राह पे ले आए। आपने बाकी सब तो बात की, अब सबसे बड़ी बात करते हैं। इस समय कई ऐसे सर्वेज हैं जहां पर बताया जा रहा है 40 मिलियन यूथ है जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें, कई सर्विस इस तरह से भी बताए जा रहे हैं कि 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। पिछले बजट में बात हुई थी 2 करोड़ नौकरियों की। क्या इस बार उस नौकरियों का, क्योंकि जवाब कुछ वैसा नहीं आया है। नौकरी पर सर बात करते हैं, क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर की हालात है, अगर मैं पूरे देश की बात ना करूं और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा हैं वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर ही हैं या लाठीचार्ज बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बजट जम्मू कश्मीर के लिए भी आया, डल लेक के लिए भी आया, अलग बात रही कि जम्मू की कोई लेक के लिए नहीं आया है, पर क्या युवाओं के लिए कुछ आने वाले सिस्टम में कुछ होगा या ये लोग लाठीचार्ज ही बर्दाश्त करेंगे? देखिए रत्ती जी, सरकार प्रतिबद्ध है इस काम के लिए। और आज जो जहाँ पे JNK में प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? मेरे लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो नौजवान के लिए आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मेट्रो चलेगी किसने काम करना है? हमारे JNK के नौजवान, उन्होंने काम करना है। अगर रेलवे पुंछ तक जा रही है तो किसने काम करना है? हमारे नौजवानों ने काम करना है। नई नई यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आपको मालूम होगा हल्दीराम जहाँ पे आ रहा है, एम्स जहाँ पे आ रहा है, अपोलो जहाँ पे आ रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे JNK में आ रहे हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है
वो लोगों को काम मिले, रोज़गार मिले, लोग अपना घर संभाल सकें और कोई परेशान ना हो कि हमें काम नहीं मिल रहा। तो जिनसे वादे किए गए हैं, जिनसे वादे किए किसी को डिनाई तो नहीं किया। आज तक 370 के लिए अबालिश करने के लिए मोदी साहब ने कहा था, 35 अबालिश करने के लिए मोदी साहब ने कहा था। क्या हुआ? हुआ ना वो। अगर जो मोदी साहब ने वादा किया है वो पक्का पूरा करेंगे, उसको कभी डिनाई नहीं करते। जो लोग चीज़ें उन्होंने कही हैं जनता के लिए वो अवश्य होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये आवाम की पार्टी है, जन जन की पार्टी है, दुनिया की पार्टी है, देश की पार्टी है, किसी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है आप लोगों की पार्टी है। जो जनता कहती है वो नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। वो हमारी जहाँ की लोकल लीडरशिप हो वो करते हैं। हर स्टेट में देखिए आप, हिंदुस्तान के कहीं भी चले जाइए, नए नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, नए नए काम शुरू हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो फ्री नहीं बैठे, उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स आम जनता के लिए आ रहे हैं ताकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का दर कम हो, ख़त्म होने की कोशिश हो। पर जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आने वाले समय में कुछ बात होगी या नहीं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इसके बाद आपको इस समय का जो बजट आया है, यानी कि 2022 का जो बजट आया है, आपको ये किस तरीके से लग रहा है? क्या ये आपके पक्ष में है या नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।